भारतीय राजनीतिक चिंतन की आज की हमारी स्पेशल क्लास है और आप सभी ने इस पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया होगा क्योंकि कल आपका पेपर है। मैं आपको इसके कुछ टॉपिक्स हैं उनका रिवीजन करा देती हूँ और आपको ये सिर्फ सुनना है। बहुत ज़्यादा जो पढ़ते आ रहे हैं केवल वही आपको लर्न करना है, ज़्यादा और अधिक नहीं पढ़ना है क्योंकि एग्ज़ाम से पहले बहुत कुछ नया नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने जो पढ़ा है उसी को मैं रिवाइज करवा देती हूँ आपको, जिससे जो आपने सीखा है उसको आप अच्छे से अभिव्यक्त कर सकें, उसको अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके लिए नए रहे हैं। उनमें एक टॉपिक है नवमानवतावाद एम.एन. रॉय का, और इस पर 2 नंबर का, 4 नंबर का या और 20 नंबर का किसी भी टाइप का क्वेश्चन इस पर आ सकता है। तो नवमानवतावाद क्या है? ये एक साइंटिफिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत है और इसके अंतर्गत एम.एन. रॉय ने मनुष्य को सभी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक बंधनों से मुक्त किया है। यानी जो मनुष्य है उसमें अपनी आस्था व्यक्त की है, उसके विवेक में अपना उन्हें कॉन्फिडेंस जो है वो जताया है। कहा है कि उसे किसी भी प्रकार के जो लौकिक बंधन होते हैं जैसे राज्य है, समाज है, या पारलौकिक बंधन होते हैं जैसे धर्म है, इन सब से उसको मुक्त किया है। तो इस दृष्टि से उन्होंने अपने इस कंसेप्ट को नाम दिया है नवमानवतावाद। अब उन्होंने ये नाम नवमानवतावाद क्यों दिया है? क्योंकि एक शब्द चलता है मानवतावाद। तो मानवतावाद के अंदर 2 प्रकार के मानवतावादी देखें, पाश्चात्य चिंतन में जो मानवतावादी विचारक रहे हैं और भारतीय चिंतन में जो मानवतावादी विचारक रहे हैं। जैसे पाश्चात्य चिंतन में जो मानवतावादी विचारक रहे हैं उनमें मनुष्य के विवेक में आस्था व्यक्त करने वालों में बहुत से विचारकों का नाम लिया जा सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल है, टी.एच. ग्रीन है। इन्होंने मनुष्य को जो राज्य है और समाज है इनके बंधनों से बहुत कुछ स्वतंत्र किया है। लेकिन इसी तरीके से यदि हम भारतीय मानवतावादियों की बात करें तो भारतीय मानवतावादियों में स्वामी विवेकानंद और इनके नाम हम बहुत से विचारकों के ले सकते हैं। इन्होंने भी मनुष्य के विवेक में आस्था व्यक्त की, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मनुष्य को जो पारलौकिक बंधनों से धर्म और इनसे जोड़ा। लेकिन एम.एन. रॉय ये कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी प्रकार के लौकिक और पारलौकिक जो संस्थाएं हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप में पूर्ण है। और जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या ऐसा व्यक्ति नैतिक रह पाएगा, क्या अगर राज्य के कानून और ये नहीं होंगे या फिर धर्म का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होगा, तो क्या ऐसा व्यक्ति नैतिक या जो सद आचार है उस पर आगे चल पाएगा? तो उस पर उनका कहना था कि जो ये नैतिकता होती है ये किसी भी प्रकार कि धर्म पर आधारित नहीं होती है, ये व्यक्ति के अंदर स्वतः स्फूर्त होती है। और ये साइंटिफिक दृष्टि से उन्होंने सिद्ध किया कि मनुष्य के अंदर स्वयं जो नैतिकता होती है वो उसके अंदर उसका एक आवश्यक गुण होती है। तो नवमानवतावाद के अंदर ये बात सबसे पहले हमको अलग तरीके से एम.एन. रॉय ने बताई और इसीलिए उनके मानवतावाद के सिद्धांत को नवमानवतावाद कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कुछ जो प्रश्न हैं वो इस टाइप से आपके बन सकते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि राष्ट्रवाद के ऊपर, तो राष्ट्रवाद के ऊपर आपके दयानंद सरस्वती का राष्ट्रवाद है, तिलक का राष्ट्रवाद है, नेहरू जी का राष्ट्रवाद है और स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद है। तो अब ये राष्ट्रवाद तो बहुत सारे हो गए, अब इनमें डिफरेंस कैसे करें, आप कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे? तो इसके अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से हमें इनका जो डिफरेंस है वो पता लगना चाहिए। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती का राष्ट्रवाद और स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद
और तिलक का राष्ट्रवाद। यदि हम इन तीनों को बेसिक देखें तो ये वैसे भारतीय संस्कृति पर आधारित है, और भारतीय संस्कृति पर आधारित होने के कारण इन्होंने जो भारत का अतीत है उससे प्रेरणा ली है। इसके अंतर्गत दयानंद सरस्वती के राष्ट्रवाद में मुख्य रूप से वेद प्रमुख रहे हैं, वहाँ से उन्होंने प्रेरणा स्रोत वो रहे हैं, और राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय संस्कृति और जो उनका पूरा, चाहे वो राजनीति हो या किसी भी तरीके की बात हो, वहाँ पे उन्होंने भारतीय जो वैदिक परंपरा है वहाँ से उन्होंने अपनी बात को ग्रहण किया है। वहीं स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद में जो महत्वपूर्ण स्रोत रहा है वो उपनिषद रहे हैं, और उन्होंने उपनिषदों से अपने राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। विवेकानंद के राष्ट्रवाद में युवाओं पर विशेष जोर दिया गया है, और जो युवा पीढ़ी है उसको साथ लेकर के वो आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त विवेकानंद जी के राष्ट्रवाद में जो पूरा विश्व है, क्योंकि अमेरिका गए थे शिकागो, वहाँ पे उन्होंने भारतीयों के लिए हिंदू धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध की थी, तो वहाँ पे उसके अंदर विवेकानंद के राष्ट्रवाद में ये वाली बात भी है कि यदि हम जो विदेशी हैं उनको भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में यदि हम बताते हैं तो उससे भारत राष्ट्र का और अधिक उत्थान और उसकी प्रगति होगी। यहाँ पे तिलक का राष्ट्रवाद, जिसका मुख्य आधार राष्ट्रीय शिक्षा और जो उनके स्वदेशी ये जो सिद्धांत हैं, स्वदेशी बहिष्कार, विदेशी चीज़ों का बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, ये 3-4 जो सिद्धांत हैं तिलक के, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके आधार पर ही, क्योंकि तिलक ने जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हैं, उनके राष्ट्रवाद में प्रैक्टिकल भी देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने केवल थ्योरी ही नहीं दी बल्कि देश की आज़ादी के लिए सक्रिय होकर एक योद्धा की तरह लड़ाई भी लड़ी। तो यहाँ पे स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये सारी बातें तिलक के राष्ट्रवाद में हमको दिखाई पड़ती हैं। तो सिद्धांत और व्यवहार दोनों बातें हैं, क्योंकि यदि हम विवेकानंद या दयानंद को लें तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं किया कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहीं मोर्चा नहीं खोला, और लेकिन तिलक ने ये कार्य किया का पहले। दयानंद सरस्वती ने ये कहा तो कहा कि पिंजरा चाहे सोने का हो या लोहे का हो, पिंजरा पिंजरा होता है, लेकिन स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के खिलाफ कहीं पर भी उनका जो है उन्होंने इस तरीके का आह्वान नहीं किया, और न ही स्वामी विवेकानंद ने कहीं पर ऐसा किया। हालांकि इन्होंने जो धारा चलाई, जो प्रवाह चलाया, वो उसका बहुत आगे जाके इफेक्ट हुआ। जैसे आर्य समाज जो चला दयानंद सरस्वती का, और उसने फिर आर्य समाजियों को जन्म दिया, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, और इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद ने प्रेरणा दी सुभाष चंद्र बोस को, आगे चलकर उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो लेकिन तिलक का महत्वपूर्ण रोल रहा, उन्होंने थ्योरी और प्रैक्टिकल, उन्होंने पूरे वो मैदान में आए और उन्होंने भारत की आज़ादी के लिए संघर्ष किया। उन्होंने शिवाजी महोत्सव, गणेश महोत्सव, इस तरीके के उत्सव चलाए, होम रूल आंदोलन शुरू किया। तो ये सब जो है, ये सब मूवमेंट उन्होंने शुरू किए। तो ये थोड़ा सा हमको अंतर देखना होगा इनके राष्ट्रवाद में। और जहाँ तक पंडित नेहरू के राष्ट्रवाद का प्रश्न है, वो पूरी तरीके से आर्थिक आधार पर आधारित है, इकोनॉमिक है वो, और लोकतांत्रिक समाजवाद पर आधारित है। लोकतांत्रिक समाजवाद में लोकतंत्र के अंदर समानता और स्वतंत्रता दोनों को उन्होंने महत्व दिया है। जवाहरलाल नेहरू के चिंतन में अंतर्राष्ट्रवाद का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें पंचशील और गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, पंचशील के अंदर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखेंगे सभी देश, किसी देश पर अटैक नहीं करेंगे, किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इस तरीके से उसके 5 सिद्धांत हैं। और गुटनिरपेक्ष की जो नीति है वो यही थी कि दोनों जो गुट थे उस समय, सोवियत संघ और अमेरिका, उनसे अलग रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करेंगे। तो ये पंडित नेहरू के महत्वपूर्ण सिद्धांत रहे हैं।
कुछ बातें हम समाज सुधार पर कर लेते हैं। आमतौर पर प्रश्न आता है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के समाज सुधार पर विचार बताइए। अब तिलक के विचार या तो क्यों पूछे जाते हैं समाज सुधार पर, किसी अन्य विचारक या तो जिसने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है समाज सुधार पर, जैसे राजा राम मोहन राय का है, उस पर कुछ प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर जो इसका बिल्कुल एंटी है जैसे तिलक समाज सुधारों के एंटी थे, विरोधी थे, तो इन पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तिलक जो थे समाज सुधार तत्कालीन रूप में समाज सुधारों के समर्थक नहीं थे। वो ये चाहते थे कि भारत पहले आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए और उसके बाद समाज सुधार किया जाए, क्योंकि यदि गुलामी के समय भारत में समाज सुधार किया जाएगा तो उस पर अंग्रेजों का प्रभाव होगा, और तिलक नहीं चाहते थे कि समाज सुधारों पर अंग्रेजों का प्रभाव पड़े। इसलिए वो चाहते थे कि भारत पहले आज़ाद हो जाए और फिर आज़ाद होने के बाद हम अपनी संस्कृति के अनुरूप अपने समाज में सुधार कर सकें। एक तो ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये था, तिलक ये कहते थे कि यदि हम समाज सुधारों पर अपनी एनर्जी लगाएंगे या अपनी ताकत लगाएंगे तो हमारी जो शक्ति है वो विभक्त हो जाएगी और हम पूरी शक्ति के साथ आज़ादी के लिए संघर्ष नहीं कर सकेंगे। इसलिए अभी हमें एक ही टारगेट रखना चाहिए और पूरा हमें अपना जो टारगेट है वो आज़ादी पर देना चाहिए। तो समाज सुधार उनके यहाँ पे द्वितीय प्राथमिकता थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उन्होंने समाज में जो सुधार उनका विरोध किया हो, बट उनकी जो प्रायोरिटी थी, प्राथमिकता थी, वो ये थी कि समाज सुधार बाद में किए जाएं और देश की आज़ादी पहले हो, पहले देश आज़ाद हो। यहाँ पे थोड़ा गांधी की बात भी हम कर लेते हैं, क्योंकि गांधी के कुछ सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम ट्रस्टीशिप के सिद्धांत की। ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के अंतर्गत महात्मा गांधी ने ये कहा कि जो पूंजीपति वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग अपने आप को जो अपनी जितनी संपत्ति है उसका वो जितनी उसकी आवश्यकता है उतना तो वो अपने अधिकार में रखे, शेष जो संपत्ति उसके पास है उसका वो ट्रस्टी बने और समाज के लिए उसका उपयोग करे। ये एक न्यासीता का सिद्धांत या ट्रस्टीशिप का सिद्धांत महात्मा गांधी का है, और इस सिद्धांत में उन्होंने पूंजीवाद की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया है, लेकिन पूंजीपतियों को उन्होंने बचा लिया है, क्योंकि पूंजीपति जो हैं उनको समाप्त नहीं करते महात्मा गांधी, बल्कि पूंजीवाद की जो बुराइयां हैं और जो कमियां हैं उनको वो समाप्त करते हैं और ये कहते हैं कि उनको अपनी संपत्ति जितनी चाहिए उसका वो भोग करें, बाकी शेष संपत्ति पर अपना मालिकाना हक ना माने, बल्कि उसको एक ट्रस्टी के रूप में, जिस तरीके से एक ट्रस्ट होता है उसके अंदर हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसकी हम देख रेख करते हैं, उसका ब्यौरा रखते हैं, उसको खर्च करने के लिए हम तरीके बनाते हैं, लेकिन उस पर हम अपना मालिकाना हक नहीं रखते, तो वो हक उस पर ना रखा जाए, पूंजीपतियों से उन्होंने कहा। और ये इस तरीके की एक सिद्धांत ट्रस्टीशिप के रूप में सामने आया। इसकी कई कमियां हैं, कई इसके लाभ हैं, लेकिन संक्षेप में हम इसको इस तरीके से अभिव्यक्त कर सकते हैं। सत्याग्रह जो है वो गांधी जी का सत्य के लिए अहिंसक तरीके से यदि हम संघर्ष करते हैं तो वो सत्याग्रह की बात कही, और इसके लिए उन्होंने सविनय अवज्ञा, असहयोग, कई तरीके के इन्होंने तरीके बताए कि हम इन तरीकों का प्रयोग करके और सत्याग्रह के पथ पर आगे चल सकते हैं। तो ये कुछ गांधी जी के सिद्धांत रहे हैं जिनकी जानकारी आपको हो रही है धीरे धीरे। और इसके साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण आंदोलन का जनक क्यों कहते हैं, क्योंकि 19वीं शताब्दी में जब चारों तरफ समाज में और धर्म में बहुत सारी बुराइयां और कमियां आ गई थी, तो सबसे उन्होंने इनका विरोध किया और समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया। और ये साइंटिफिक तरीके से सोचते थे, वैज्ञानिक तरीके से
इन्होंने सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाले और फिर एक ब्रह्म समाज की स्थापना की, समाज में कई सुधार किए। इन सब दृष्टियों से उनको भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का हम जनक कहते हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों को भारत में रहना चाहिए, इस तरीके की उनका दृष्टिकोण था। राजनीति में भी उन्होंने ये कहा था कि भारतीयों का जो शासन है वो उसमें भारतीयों की भागीदारी ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से हम राजा राम मोहन राय की बात करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों भी आपको ध्यान देना चाहिए, जैसे हिंद स्वराज है, महात्मा गांधी ने लिखी है। सत्य के साथ किए गए मेरे प्रयोग, ये भी महात्मा गांधी ने लिखी है। इसके अलावा सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की लिखी हुई पुस्तक है। गीता रहस्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में जब वो थे 6 वर्ष के लिए गए थे तो उस समय ये पुस्तक लिखी थी। इसके अलावा पंडित नेहरू की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, विश्व इतिहास की झलक और भारत एक खोज, जिस पर एक बहुत ही प्रसिद्ध सीरियल भी बना हुआ है। तो ये सब पुस्तकों के ध्यान, कुछ समाचार पत्रों के नाम आपको और किस किस ने प्रकाशित किए वो नाम, जैसे मिरातुल अखबार है, ये राजा राम मोहन रॉय के समय उनके द्वारा प्रकाशित किया गया, और मराठा है केसरी, ये सब उनके तिलक के द्वारा जो है ये प्रकाशित हुए। तो ये इनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और कुछ संस्थाएं जिनकी स्थापना ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन रॉय ने की, आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो ये सब छोटे छोटे प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बनते हैं। और जो चिंतक हैं उन पर आप क्योंकि बड़े प्रश्न भी इसके अंतर्गत आएंगे, तो 2-3 महत्वपूर्ण चिंतकों के बड़े प्रश्न आप तैयार कर सकते हैं। बहुत सारा टॉपिक्स अटेंड नहीं करने हैं इस दृष्टि से। एक और मैं बात करूंगी, बहुत ही आसान सा टॉपिक है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दलितोद्धार से संबंधित विचार। बहुत ही आसान है लेकिन इसमें स्पेसिफिक इसको आपको ये बताना है इस टॉपिक के अंदर कि अंबेडकर ने दलितोद्धार के संदर्भ में जो विचार दिए वो अन्य विचारकों से किस तरीके से अलग अपना महत्व रखते हैं। क्योंकि दलितोद्धार पर महात्मा गांधी ने भी बहुत कुछ कहा। यहाँ पे जो अंबेडकर जी ने कहा वो ये कहा कि दलितों का उद्धार स्वयं दलित ही करेंगे। ये बात महत्वपूर्ण है, कोई अन्य वर्ग उनका उद्धार नहीं कर सकता। तो ये एक महत्वपूर्ण बात कही और इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और संघर्ष करना होगा। शिक्षा, संगठन और संघर्ष, ये 3 उन्होंने सिद्धांत दिए थे। और यहाँ पे इस आधार पर जब वो अपने आप को वो खुद सशक्त बनेंगे तो फिर वो संघर्ष कर सकते हैं। एक और तरीका जो अंबेडकर जी ने बताया और किसी अन्य चिंतक ने नहीं बताया वो ये है कि दलितों को संविधान में संरक्षण मिलना चाहिए और तभी इससे भी उनका उद्धार हो सकता है। तो ये वाली बात भी अंबेडकर के चिंतन में हमको मिलती है। तो दलितोद्धार के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चिंतन है वो अन्य विचारकों से थोड़ी भिन्नता लिए हुए है। ये बात भी आप अपने जब ये प्रश्न, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है, छोटा 5 नंबर में भी ये आ सकता है, 20 नंबर में भी ये आ सकता है। तो इस प्रश्न को भी बहुत आसानी से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तैयार कर लिया होगा आप लोगों ने। और यदि क्योंकि अब समय नहीं है, जब आपकी कोई डिमांड आती है तब मैं आपको कुछ मैटर बना के सोचती हूँ कि क्या आपको चाहिए वही आपको दिया जाए। और इससे संबंधित कई वीडियोस प्लेलिस्ट पहले कई 5-6 महीने पहले बनाकर डाले जा चुके हैं। तो अभी मुझे लगता है आप लोगों ने शायद वो नहीं देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो भी मैटर आप पढ़ रहे हैं उसी से आप अपनी स्टडी जारी रखिए। और बस जो भी आप लिख रहे हैं उसको अंडरलाइन करके अच्छे से प्रेजेंट करिए, चाहे 2-3 प्रश्न ही आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और उनको आप अच्छे से लिख कर आइए। पूरा प्रश्न जो भी है 50 मार्क्स के वो आप अटेंड करिए। और आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।